सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द फैराडेज लॉ। तो हम लोगों ने अभी तक फैराडे लॉ का कोई यूज़ किया नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन फैराडे लॉ के ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें ये देखना होगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए, जिसके लिए हमें फैराडेज लॉ पता होने चाहिए। तो फैराडे के जो लॉज हैं, दो लॉज हैं हमारे पास, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ कुछ बताता है, सेकेंड लॉ कुछ बताता है। देख लेते हैं कि करके क्या बताना चाह रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो फर्स्ट लॉ एक सिंपल सी स्टेटमेंट बोलता है। जैसे अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की जो बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। कभी इलेक्ट्रोड्स टूट के आयंस में जा रही है, कभी आयंस कंज्यूम हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। हमारा जो चेंज आ रहा है ना मास का, वो बोलता है फैराडे का फर्स्ट लॉ कि ये चेंज किसके प्रोपोर्शनल होएगा, जितना चार्ज आप पास करोगे। दैट इज जितना ज़्यादा आप चेंज चाहते हो मास का, वो प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के हिसाब से, कि जितना चार्ज ज़्यादा उतना मास ज़्यादा। जितना मास ऑल्टर होएगा वो चार्ज के हिसाब से प्रोपोर्शनल होगा। ये सिर्फ मेटल्स के केस में ट्रू नहीं है, अब इवन हम लोग अगर गैसेस की बात करें, हाइड्रोजन गैस ले लो, क्लोरीन गैस ले लो, कभी गैस इवॉल्व होती है, कभी हम लोग गैस प्रोवाइड करते हैं। उन केसेस में भी जो चेंज आएगा मास का, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके चार्ज के साथ। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है द मास ऑफ अ सब्सटेंस ऑल्टर्ड एट द इलेक्ट्रोड्स इट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। तो वही वाली बात है कि जो हमारे पास, अगर m से मैं डिनोट कर रहा हूँ मास, तो मास जो हमारा प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। तो बेसिकली मास इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। और चार्ज क्या होता है, हम लोगों को पता ही है चार्ज क्या होता है। चार्ज होता है I टाइम्स टी। तो बेसिकली जो मेरा मास ऑल्टर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो I टाइम्स टी के प्रोपोर्शनल होगा, या वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। कुछ भी बोल सकते हो। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम ही तो होता है, ठीक है। तो यार इसकी एक इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। हम लोग अगर प्रोपोर्शनल है तो हम लोग रिलेशन तो लेके आ ही सकते हैं, एक कोई कांस्टेंट लेके आ सकते हैं। तो कांस्टेंट मैं लेके आता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ z, और ये क्या हो जाएगा, z I t हो जाएगा। या सेम यहाँ से क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू z टाइम्स q। तो हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आए जिसको हम लोग बोलते हैं z। इस z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बेसिकली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो फैराडे के फर्स्ट लॉ में यूज़ हो रहा है। यार एक सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं, एक बार ध्यान दो इस रिलेशन पे, दैट इज m इज इक्वल टू z टाइम्स q। अगर मैं आपको बोल दूं q क्या है मेरा चार्ज, अगर मैं चार्ज ले लूं 1 कूलम का, ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज में जो मेरा मास आ रहा है, मतलब अगर मैंने मान लो ऐसे सोचो कि 1 कूलम चार्ज यूज़ किया और कुछ मास का ऑल्टरेशन आया, वो मास का ऑल्टरेशन जितना आएगा वो सीधा सीधा हमारे z के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि q हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को जब डिफाइन करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं कि बेसिकली 1 कूलम चार्ज पे कितना मास ऑल्टर हो रहा है, वो हमारे किसके बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के बराबर हो जाता है। तो इसको डिफाइन कर देते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस ऑल्टर्ड एट द इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम ऑफ द चार्ज इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। वैसे इसको डिफाइन भी कर दिया, 1 कूलम के हिसाब से जो मास चेंज हो रहा है। तो इसके ऊपर ना क्वेश्चंस आ जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस डायरेक्ट। जो क्वेश्चंस अभी तक हमने जितने किए वो बिना फैराडे लॉ के हो जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन एकदम अगर पूछ लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस निकालो, तब हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है, फाइंड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर। तो कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस निकालना है। और अभी अभी मैंने एक चीज़ सीखी कि यार जो मेरा मास होता है, मास किसके बराबर होता है, z टाइम्स q के बराबर होता है। और अगर मैं q को ले लूँ 1 कूलम, तो मेरे को पता लग जाएगा जितना मास मेरा आएगा वही मेरे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की वैल्यू हो जाती है। इसको ना कई बार z से भी डिनोट करते हैं और कई बुक्स में इसको हम लोग e से भी डिनोट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है नोटेशन। ज़्यादातर बुक्स में z मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आपको e भी मिलेगा, तो उस पर कभी कंफ्यूज मत होना। तो मास अपने को निकालना है कि कितना मास ऑल्टर हो रहा है, और वो तो हम लोग इतनी बार कर ही चुके हैं। दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा कॉपर सॉलिड दे देगा। तो मुझे क्या पता लग गया, मुझे ये चीज़ पता लगी कि अगर मैं 2 फैराडे चार्ज यूज़ करूँ तो 2 फैराडे चार्ज के पीछे मुझे 1 मोल कॉपर मिल रहा है, ठीक है। तो 2 फैराडे चार्ज कितना हो जाता है, 2 फैराडे होता है 2 × 96500 कूलम्स।
इतने चार्ज पे मुझे 1 मोल कॉपर मिल रहा है। और 1 मोल कॉपर कितना होता है? 1 मोल कॉपर होता है, मास दे भी रखा है आपको ऑलरेडी, दैट इज 63.5 ग्राम्स। तो इतने ग्राम्स मेरे को मिल रहा है कॉपर 2 फैराडे चार्ज यूज करने के बाद। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं 1 कूलम चार्ज यूज करता तो 1 कूलम चार्ज पे कितना आ जाना चाहिए? ये आ जाना चाहिए 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 इतना। तो ये इतना क्या हो जाएगा? दिस इज ग्राम्स। इतने ग्राम्स मेरे पास कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आएगी ये है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो यही वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी थी और यही किसके बराबर हो जाएगी? यही वैल्यू Z के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यार ये वैल्यू कितनी आ रही है? 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आएगी कुछ 0.000329 इतने ग्राम्स। और यही वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी? इक्विवेलेंस की हो जाएगी, दैट इज। और इक्विवेलेंस का कोई यूनिट नहीं होगा, ये तो हमने मास निकाला, तो इसका अगर हम लोग इसमें से यूनिट कैंसिल कर दें, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द वैल्यू, दैट इज 0.000329। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड लॉ पे, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो फैराडे का सेकंड लॉ बेसिकली क्या बोलता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे कंटेनर्स हैं, मतलब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स लिए बहुत सारे, और अब हम क्या कर रहे हैं? उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। अब फिजिक्स से आप लोग ये पढ़ के आते हो कि जब भी हम लोग सीरीज में कोई कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास करंट कांस्टेंट होता है सब में, और अगर हम लोग पैरेलल में कोई कनेक्शन करते हैं तो उस केस में हमारी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। लेकिन अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अब हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज में। और सीरीज में क्या होगा? सबसे प्रोपोर्शनल सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा, तो सेम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे सभी कंटेनर से। तो एक सिंपल सी बात ये बोलता है सेकेंड लॉ कि जितने आप बहुत सारे कंटेनर्स ले लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ले लो, और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दो। अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे इतने सारे कंटेनर्स को, तो जो आपका एक पर्टिकुलर सेल पे अगर मुझे चेक करना है ना, तो पहला अगर हम यूनिट सेल नंबर 1 बोलते हैं, सेल नंबर 2 बोलते हैं, सेल नंबर 3 बोलते हैं, तो इन तीनों सेल्स में जो मास आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ मास डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ कुछ मास डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ कुछ मास डिपॉजिट हो रहा है, तीनों सेल्स में कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो रहा है, वो मास कांस्टेंट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये मास कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसकी स्टेटमेंट चेक करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज मतलब हमारे पास क्या है? करंट हमारा सेम है, तो करंट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, द मास ऑफ सब्सटेंसेस ऑल्टर्ड इन डिफरेंट सेल्स वुड बी प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। तो सीधी सी बात है, सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? सेकंड लॉ सिंपल सी बात यही समझा रहा है कि जो मास आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? वो इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द मास ऑफ द सब्सटेंस इट इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट समझना कि डायरेक्ट मास सब में सेम नहीं होगा। 3 कंटेनर्स ले रहा हूँ, उसमें मास मेरा सेम नहीं आएगा, लेकिन किसके प्रोपोर्शनल आएगा? उसके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल आएगा। दैट इज, अगर m इज द मास तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये उस कंटेनर के इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से एक सिंपल सी बात ये बोल सकता हूँ, दैट इज m/e वैल्यू मेरे हर सेल की कांस्टेंट रहेगी। तो m क्या है? m इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ई उसका इक्विवेलेंट मास है। तो सीधी सी बात ये होएगी, हर एक कंटेनर में मैं क्या बोलूँगा? m बोल दो, w बोल दो, आपके ऊपर है। दैट इज m1/e1 इक्वल टू m2/e2 इक्वल टू m3/e3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली हमेशा किसका क्या चीज़ कांस्टेंट आ रही है? मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मास सब में सेम नहीं होगा, मास बाय इक्विवेलेंट मास सब में सेम होगा। तो ये मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये क्या चीज़ होती है? बेसिकली ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे डिफाइन करते थे, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि जो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होगा वो मेरा हर जगह सेम रहेगा। जब मैं सेल्स को कैसे कनेक्ट करता हूँ? सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। तो वो अब मुझे क्या समझ आया कि जो मेरे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं? वो बेसिकली मेरे हर सेल में सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास हर सेल में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम लोग यही बोल सकते हैं क्योंकि मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया तो सीरीज़ में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेम रहेंगे, और मुझे ये भी पता है कि मेरे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी क्या रहेंगे, ये भी सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे क्योंकि करंट सेम है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहेंगे क्योंकि वही फैराडे का सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई, लेकिन मेरा मास अलग अलग हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग मिसकंसेप्शन बना लेते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा कि ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिटेड व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज आर x, y एंड z रिस्पेक्टिवली फॉर कॉपर 2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au3 पॉजिटिव, फाइंड x, y और z। क्या बोल रहा है कि 3 सेल्स लिए, एक में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, एक में गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है, एक में सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। इन तीनों केसेस में आपसे पूछ रहा है कि कितने मास में या कितने मोल्स में वो रेशियो पूछ रहा है आपसे, किस मोलर रेशियो में वो डिपॉजिट हो रहे हैं। तो कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ समझनी है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या बोलेगा कि आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड बनाएगा। एक आपके पास आ जाएगा सिल्वर का रिएक्शन, तो सिल्वर पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके बनाएगा सिल्वर सॉलिड, और एक आपके पास आ जाएगा गोल्ड का, तो Au3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या बनाएंगे, वो आपके बनाएंगे Au सॉलिड। तो आपको देख रहे हो कि आपके अभी इलेक्ट्रॉन्स हर जगह अलग अलग हैं, तो हमें तो इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट सेम रखना है। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास कनेक्शन है वो सीरीज़ में है, तो मेरे पास कनेक्शन सीरीज़ में है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कर देता हूँ। तो फर्स्ट सब जगह मैं क्या करता हूँ, मुझे हर जगह ना 1 मोल कर देता हूँ। तो फर्स्ट रिएक्शन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और थर्ड रिएक्शन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो मेरे पास ये रिएक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा कॉपर 2 पॉजिटिव हाफ मोल प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मुझे दे देगा हाफ मोल कॉपर सॉलिड। सेकेंड रिएक्शन तो एकदम सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थर्ड रिएक्शन हो जाएगा 1/3 गोल्ड 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मुझे दे देगा 1/3 मोल्स Au3। ठीक है, तो ये हमारे को रिएक्शंस अब की बार मिले। और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हर जगह हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, वो होने ही थे क्योंकि हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट कर चुके हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये देखो कि किस मोलर रेशो में वो डिपॉजिट हो रहे हैं, वही अपने को देखना था। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा था कि जो ये क्वांटिटी है, ये जो जितने मोल्स डिपॉजिट हो रहा है, ये वैल्यू दे रखी है आपको x, ये जितने मोल्स डिपॉजिट हो रहा है वो y, और ये जितने मोल डिपॉजिट हो रहा है वो z। तो सिंपल सी बात देख पा रहे हो आप, x/y/z, ये कितना हो गया, ये 1/2:1:1/3 हो जाएगा। और अगर इसको मैं फ्रैक्शंस क्लियर आउट करूँ तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ राइट साइड को पूरे को, तो ये आ जाएगा 3:6:2। तो x/y/z ये वैल्यू कितनी बन गई, ये बन गई 3:6:2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं जो डायरेक्ट आपके फैराडे के सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो विद दिस लेट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे पता है ये चैप्टर पहली बार में इंटरेस्टिंग भी लगता है, मज़ा भी आता है, लेकिन अगर हमें समझ आए तब। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसमें गैल्वेनिक सेल, और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।